क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो शांत और साधारण दिखता है, उसमें कहीं कुछ छिपा हुआ, अनदेखा, डरावना हो सकता है? वो कहानियां जो हम बचपन में सुनते थे, रात के अंधेरे में फुसफुसाते हुए, माँ की गोद में या किसी पुराने चौपाल पर, क्या वो सब महज डराने के लिए बनाई गई थीं, या उनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी थी? आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही सच्ची लेकिन बेहद अजीब और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां हर हकीकत कहानी बनकर तुम्हारी रूह तक उतर जाती है। अगर तुम अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर कहानी तुम्हें सबसे पहले मिले। और अगर ये कहानी तुम्हें छू जाए तो कमेंट जरूर करना। आखिर में मैं अपने वफादार श्रोताओं के नाम जरूर लूंगा। और हां, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि डर बांटने से कम नहीं होता, गहराता है। अब ज्यादा देर नहीं करते, चलो उस रात की तरफ बढ़ते हैं जहां एक सादा सा सफर एक भयानक मोड़ ले बैठा। राजीव एक सीधा साधा लड़का था, हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला। मध्यम वर्गीय परिवार, पिता किसान, मां गृहिणी और एक छोटी बहन जो अभी बस स्कूल जाती थी। राजीव ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, फिर पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश शुरू कर दी। कई छोटे मोटे काम करने के बाद आखिरकार उसने ट्रक चलाना सीख लिया। धीरे धीरे यही उसका पेशा बन गया। अब वो रोज अलग अलग शहरों में माल पहुंचाने जाता था। सफर लंबा होता, कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता, लेकिन आमदनी ठीक थी और घर ठीक से चल रहा था। परिवार को उससे कोई शिकायत नहीं थी और राजीव को भी आदत पड़ गई थी। उम्र उसकी अब करीब 21-22 साल की हो चली थी। गांवों में इस उम्र में शादी की बातें चलने लगती हैं। माँ बाप भी यही सोच रहे थे कि पहले राजीव की शादी कर दें, फिर छोटी बेटी की जिम्मेदारी देखें जो अभी 15-16 साल की थी। इन्हीं दिनों एक शाम राजीव को उसके मालिक का फोन आया। आवाज में जल्दी थी। राजीव, आगरा की फैक्ट्री में कल सुबह तक माल पहुंचना जरूरी है, थोड़ा कच्चा माल है, निकलना अभी पड़ेगा। राजीव ने हामी भर दी। ये उसका रोज का काम था। उसने घर वालों को बस इतना कहा, आगरा जा रहा हूं, 2-3 दिन में लौटूंगा। फिर ट्रक में सामान लादा और रात करीब 8 बजे निकल पड़ा। अंधेरा गहराता जा रहा था। वो अंबाला पार कर चुका था और करनाल हाईवे की तरफ बढ़ रहा था। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे, कुछ पहचाने, कुछ अनजाने। खाली सड़क, कभी कभी कोई ट्रक या कार तेजी से निकलती और फिर सब शांत। करीब 10:30 बजे जब वो करनाल हाईवे के एक सुनसान हिस्से से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उम्र करीब 20-22 की रही होगी। सफेद सलवार कुर्ते में, बाल खुले हुए और नंगे पांव। राजीव ने हैरानी से घड़ी देखी, फिर दोबारा उसकी तरफ देखा। इतनी रात और इस सुनसान सड़क पर अकेली लड़की? बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसने ट्रक धीरे किया, फिर एक और रोक दिया। शीशा नीचे कर पूछा, बहन जी, आप ठीक हैं? इतनी रात में यहां अकेली? लड़की पहले थोड़ी घबराई, फिर रुक रुक कर बोली, दिल्ली जाना था, लेकिन रास्ते में मेरा पर्स चोरी हो गया। पैसे भी नहीं हैं, कोई सवारी भी नहीं मिल रही। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, पर वो बनावटी नहीं लग रही थी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें बताती थीं कि वो डरी हुई है। राजीव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तो आगरा जा रहा हूं, पर इस वक्त तुम्हें ऐसे यहां छोड़ना ठीक नहीं होगा। चाहो तो चलो, मैं तुम्हें किसी बस स्टॉप तक छोड़ देता हूं, शायद वहां से कुछ मिल जाए। लड़की कुछ कह नहीं पाई, बस सिर हिलाया और ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ी। राजीव ने दरवाजा खोला। लड़की चढ़ी और एक कोने में बैठ गई, चुपचाप। ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन अब माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। रेडियो अब भी चल रहा था, पर गाने अब डरावने लगने लगे थे। राजीव ने हल्के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बिना देखे कहा, सुहानी, बस इतना। फिर चुप्पी। राजीव की नजर एक पल के लिए उसके पैरों पर गई। वो अब भी नंगे थे और धूल में सने हुए। कुछ तो था, कुछ ऐसा जो राजीव समझ नहीं पा रहा था। और उस रात ट्रक में सवार होकर सिर्फ माल ही नहीं गया था, कुछ और भी साथ चल पड़ा था, कुछ जो कभी लौट कर नहीं गया। अगर आप चाहें तो मैं आपको रास्ते में दिल्ली तक छोड़ सकता हूं, राजीव ने ट्रक की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मानो ज्यादा संकोच करना नहीं चाहता हो।
लड़की ने बिना कुछ बोले बस हल्के से सिर हिलाया और ट्रक के दरवाजे की ओर बढ़ गई। राजीव ने दरवाजा खोलकर उसकी मदद की और वो चुपचाप सीट पर बैठ गई। अंदर रेडियो धीमी आवाज में किसी पुरानी गजल को बजा रहा था। ट्रक के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे दोनों अनजान लोग अपनी अपनी सोच में उलझे हुए हों। कुछ मिनटों बाद राजीव ने उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश की। आप दिल्ली की रहने वाली हैं? लड़की ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुकाकर धीरे से बोली, जी। राजीव ने सिर हिलाया, फिर पूछा, फिर यहां इतनी दूर क्यों आई थी आप? वो थोड़ी झिझकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, यहां एक जरूरी काम से आई थी, लेकिन रास्ते में मेरा बैग चोरी हो गया। न कोई पहचान वाला, न मदद मांगने की हिम्मत। आप न मिलते तो शायद जाने क्या होता। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, किसी की मदद करना तो इंसानियत है। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं पूजा, उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा। और आप? मैं राजीव, उसने जवाब दिया। जैसे ही उसने उसका नाम लिया, राजीव की नजर अचानक पूजा की तरफ गई। वो अब तक ठीक से उसे देख नहीं पाया था, लेकिन अब जब देखा, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसके नैन नक्श इतने साफ थे कि रात की हल्की रोशनी में भी एक अजीब सा आकर्षण दिख रहा था। उसकी आंखों के कोनों में फैला काजल शायद उसके आंसुओं की गवाही दे रहा था। बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जैसे 2-3 दिन से कंघी न की हो। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था, एक थकी हुई लेकिन शांत सुंदरता। लाल सलवार सूट उस पर बहुत झंझ रहा था। राजीव खुद को उसे घूरने से नहीं रोक पाया, लेकिन जैसे ही पूजा की नजर उससे टकराई, वो फौरन मुंह फेर कर बाहर देखने लगा। पूजा ने यह सब महसूस किया, पर कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वो दोनों थोड़े सहज हो गए। पूजा ने बातों बातों में बताया कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में दोनों चले गए। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मेरा कोई नहीं है, कुछ रिश्तेदार हैं, मगर जरूरत के वक्त सब मुंह फेर लेते हैं। राजीव ने उसकी बात सुनी और बस धीरे से हम्म कहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, कैसे सांत्वना दे जब किसी के पास अपना कहने वाला कोई ना हो। कुछ दूर चलने के बाद एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। राजीव ने ट्रक किनारे रोका और कहा, चलिए थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, रास्ता अभी लंबा है। पूजा थोड़ी हिचकिचाई, मेरा सामान चोरी हो गया, पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, राजीव ने मुस्कुराकर कहा, मैं दे दूंगा। वैसे भी मुझे नींद भगाने के लिए चाय चाहिए और अकेले खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूजा ने उसकी तरफ देखा, फिर बस सिर हिला दिया। शायद भूख उसे भी परेशान कर रही थी। वो दोनों ढाबे पर उतरे और एक टेबल पर बैठ गए। वहां हल्की रोशनी थी और पास में कुछ ट्रक ड्राइवर अपने अपने खाने में व्यस्त थे। राजीव ने वेटर को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक चाय और थोड़ा हल्का नाश्ता ले आओ। फिर पूजा की ओर देखकर बोला, आप जो चाहें मंगा लीजिए, शर्माइए मत। पूजा ने मेन्यू देखा और वेटर से पूछा, मछली है? वेटर ने सिर हिलाया, जी है मैडम। तो फिर मेरे लिए चावल और मछली ले आइए, उसने तुरंत कहा। राजीव ने थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुरा दिया। वेटर कुछ मिनट में खाना ले आया। जैसे ही थाली सामने आई, पूजा ने बिना एक पल गंवाए खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाने का उसका तरीका कुछ अजीब था। वो इतनी तेजी से खा रही थी जैसे किसी ने कई दिनों से उसे कुछ दिया ही ना हो। मछली की हर बोटी वो इस तरह तोड़ रही थी जैसे वो कोई भूखी शिकारी हो। राजीव कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया, फिर खुद को समझाया, शायद भूख लगी होगी और कौन जाने कितने दिनों से ढंग से खाया भी नहीं होगा। कुछ देर में दोनों ने खाना खत्म किया और फिर ट्रक में वापस आकर बैठ गए। अब पूजा का मूड काफी हल्का लग रहा था। उसकी आवाज में एक तरह की गर्माहट आ गई थी। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, पूजा ने राजीव से पूछा, आप कितने वक्त से ट्रक चला रहे हैं? राजीव ने हंसते हुए कहा, काफी साल हो गए। अब तो सड़कें भी दोस्त लगने लगी हैं। और यूं फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन राजीव के मन में एक सवाल चुपचाप जगह बना रहा था, पूजा वाकई कौन है और क्या वो उतनी ही अकेली है जितनी वो दिख रही है? पूजा खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक पूछ बैठी, क्या आपकी शादी हो चुकी है? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं,
अभी तक नहीं, लेकिन घर वाले लड़की देख रहे हैं मेरे लिए। उसका जवाब सुनकर पूजा के चेहरे पर एक हल्का सा साया उतर आया। उसकी आंखें थोड़ी बुझ गईं, मानो कुछ याद आ गया हो। राजीव ने उसका चेहरा गौर से देखा, उदासी को महसूस किया, पर कुछ नहीं कहा। ट्रक लगातार दिल्ली हाईवे की ओर बढ़ रहा था। खामोशी के बीच उनकी बातचीत अब थोड़ी निजी होती जा रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे को समझने लगे हों। दिल्ली हाईवे के पास पहुंचते हुए राजीव ने कहा, देखिए, दिल्ली आ गया। आप बताइए, आपको कहां छोड़ना है? पूजा की सांस जैसे अटक गई हो, उसका चेहरा कुछ पल को सख्त हो गया। राजीव ने तुरंत पूछा, सब ठीक है? आप परेशान लग रही हैं। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सामने देखने लगी। राजीव ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। पूजा ने उसकी तरफ देखा। मुझे आप अच्छी लगती हैं, राजीव ने कहा। उसकी आवाज धीमी और संकोच भरी थी। और मैं चाहता हूं कि आपसे शादी करूं। पूजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसके होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन आंखों में पहली बार कुछ राहत दिखी। राजीव ने उम्मीद से पूछा, इसका मतलब मैं हां समझूं? पूजा ने हल्के से सिर हिलाया। राजीव की आंखों में खुशी तैर गई। वो उत्साह में बोला, तो फिर आप अपना पता बताइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। 1-2 दिन में मम्मी पापा को भी लेकर आता हूं। पूजा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सच कहूं तो मेरा यहां कोई घर नहीं है। राजीव थोड़ा चौंका। मैं अंबाला गई थी नौकरी के लिए। एक आदमी ने भरोसा दिलाया था कि काम दिलाएगा, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली, तभी आपकी ट्रक मिली। पूजा की आंखें नीचे थीं। दिल्ली में कुछ रिश्तेदार हैं, लेकिन वे भी मतलब से ही बात करते हैं। अब तो लगता है मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। राजीव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो फिर आप मेरे साथ चलिए। माल पहुंचाकर मैं आपको सीधा अपने घर ले चलता हूं। पूजा ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराकर हामी भर दी। माल पहुंचाने के बाद राजीव ने पूजा को अपने गांव ले आया। जैसे ही घर के आंगन में ट्रक रुका और पूजा उसके साथ उतरी, परिवार वाले चौंक गए। उसकी मां गुस्से में तमतमाते हुए बोली, यह लड़की कौन है? तू इसे अपने साथ क्यों ले आया? राजीव ने संयम से कहा, मां, यह पूजा है, दिल्ली में रहती है। मुझे पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। मां का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तूने आज तक कभी इसका नाम भी नहीं लिया और अब इसे सामने ला खड़ा किया? होश में तो है? कौन जाने यह किस जात की है? गांव वाले जानेंगे तो थू थू करेंगे। और तेरी बहन की शादी का क्या? राजीव ने लंबी सांस लेकर झूठी कहानी सुनाई। मां, मैं पूजा को पिछले 6-7 महीने से जानता हूं। हम दिल्ली में मिले थे। इसका परिवार हमारी ही तरह है, लेकिन इसके माता पिता अब नहीं रहे। इसके चाचा चाची जबरदस्ती इसकी शादी एक शराबी से करवाना चाहते थे, इसीलिए मैंने इसे वहां से निकाल लिया। अब मैं इससे शादी का वादा कर चुका हूं। मां ने आंखें तरेरी। तो कर लेते हैं तो करने दे। तू इसे अभी छोड़कर आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजीव की आवाज सख्त हो गई। मां, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर आपने हमारी शादी नहीं करवाई तो मैं पूजा के साथ अलग रहूंगा। राजीव की दृढ़ता देखकर परिवार को झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। अब पूजा इस घर की बहू बन चुकी थी, पर उसका रवैया अलग था। घर में आते ही उसने रसोई की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। राजीव की मां को इससे थोड़ी राहत मिली, इसलिए उन्होंने भी खास विरोध नहीं किया। लेकिन तानों का सिलसिला रुका नहीं। आज की लड़कियां काम तो कर लेती हैं, पर तमीज नहीं होती, मां अक्सर ताना मारती। पूजा बिना जवाब दिए अपने काम में लगी रहती। वह अब घर का सारा काम खुद संभाल रही थी, रसोई, सफाई, सब कुछ। लेकिन उसके तरीके, उसकी आदतें और उसकी चुप्पी, ये सब कुछ ऐसा था जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी किसी और दुनिया की थी। पूजा घर के सारे काम बिना किसी की मदद के खुद ही कर लेती थी। खाना बनाना, सफाई, सब कुछ। उसके हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थकता। अजीब बात यह थी कि न तो उसने कोई खास ट्रेनिंग ली थी, न ही किसी से सीखा था, लेकिन फिर भी उसका हर व्यंजन मानो किसी होटल का हो। सब लोग उसके हाथ का खाना चाव से खाते, जैसे कई दिनों से भूखे हों। पूजा पूरी लगन से काम कर रही थी,
फिर भी राजीव की मां उसे लगातार ताने देती रहती थीं। कभी उसके पहनावे पर टिप्पणी करती, कभी खाने में मीन मेख निकालती। राजीव सब देखता और उसे यह सब बहुत चुभता। उसका मन काम पर जाने का बिल्कुल नहीं करता था। उसे लगने लगा था कि पूजा को वह अकेला नहीं छोड़ सकता, खासकर अपनी मां के साथ। करीब 9-10 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन उसके मालिक का फोन आया। उन्होंने कहा, राजीव, कोलकाता के लिए एक जरूरी डिलीवरी है, आज ही निकलना होगा। राजीव ने तुरंत मना कर दिया, सर, मेरी नई नई शादी हुई है, अभी मैं घर नहीं छोड़ सकता, आप किसी और ड्राइवर को भेज दीजिए। लेकिन उसकी मां ने यह बात सुन ली। उन्होंने खींचते हुए कहा, तो अब क्या, शादी कर ली तो बीवी के पल्लू से ही बंधा रहेगा, जाकर काम धंधा कर, यहां हम सब क्या उसी महारानी की सेवा में लगे रहेंगे। राजीव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मालिक को दोबारा फोन किया और धीमे स्वर में बोला, मैं निकलता हूं। फोन रखकर वह कमरे में गया और सामान पैक करने लगा। तभी पूजा पास आई। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज भर्रा रही थी, कहां जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? राजीव ने नरमी से जवाब दिया, काम पर जा रहा हूं पूजा, बस 3-4 दिन की बात है, फिर लौट आऊंगा। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हारी मां तो मुझसे जैसे कोई दुश्मनी रखती है, हर समय ताने देती हैं, प्लीज मत जाओ। राजीव ने उसे गले लगाते हुए कहा, काम भी जरूरी है पूजा, तुम थोड़े दिन संभाल लो, मैं वादा करता हूं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। राजीव ने बैग उठाया और बाहर निकलने लगा। पूजा भी पीछे पीछे उसे रोकने आई, लेकिन तभी उसकी मां ने व्यंग्य कसते हुए कहा, अरे महारानी, उसे काम भी करने दो, अगर वो काम नहीं करेगा तो तू क्या खाएगी? जा बेटा जा। पूजा चुप रह गई, कुछ भी नहीं बोली। राजीव ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर भारी मन से निकल गया। लगभग 4 दिन बाद राजीव घर लौटा। उसने पूरी कोशिश की थी जल्दी आने की, लेकिन कोलकाता तक का सफर 30 घंटे का था। ऊपर से फैक्ट्री पहुंचने में और वक्त लग गया। थकान इतनी थी कि उसने एक दिन वहीं रुककर आराम किया। लौटते वक्त भी उसे कुछ माल दिल्ली की एक फैक्ट्री में छोड़ना था, इसलिए 4 दिन लग ही गए। जब वो घर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। रास्ते भर पूजा की चिंता लगी रही। उसे डर था कि मां ने पूजा को फिर कुछ बुरा न कहा हो, लेकिन घर पहुंचते ही जो दृश्य उसने देखा वह हैरान करने वाला था। मां बेहद शांत स्वर में बोली, अरे बेटा, आ गया, पूजा पानी लेकर आ। पूजा भी दौड़कर आई और पानी थमाया। फिर उसकी मां बोली, अच्छा, तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं अंदर जा रही हूं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। राजीव को यकीन ही नहीं हुआ। वो कुछ देर वहीं खड़ा रह गया, फिर धीरे से पूजा से पूछा, मां की तबीयत तो ठीक है ना? आज उन्होंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं? पूजा मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या वो हमेशा ताने ही देती रहेंगी? उन्हें हमारी शादी से शुरू में परेशानी थी, लेकिन अब लगता है समझ आ गया है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। राजीव ने माथा खुजलाया, हां, पर बात कुछ अजीब सी लग रही है। अभी 4 दिन पहले तक तो वो तुम्हें अच्छे से सुनाया करती थीं, अब अचानक ये बदलाव, कुछ हजम नहीं हो रहा। पूजा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ किया है उनके साथ? राजीव ने तुरंत कहा, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस कह रहा हूं कि सब थोड़ा जल्दी बदल गया। खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब मैं नहा धोकर थोड़ा आराम कर लूं। पूजा चुपचाप उसे देखती रही, जैसे कुछ सोच रही हो। राजीव बाथरूम की ओर चला गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, जैसे घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ कहीं अंदर से गलत था। मैं तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं छुटकी, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा ही था कि उसकी बहन बिना कुछ बोले मुड़कर चली गई। वो हैरान रह गया। पहले तो हर बार खुद ही पूछती थी, भैया मेरे लिए क्या लाए? राजीव बुदबुदाया, आज कुछ बोली ही नहीं, कहीं नाराज तो नहीं है। नहा धोकर वो रसोई की तरफ बढ़ा। अंदर देखा तो सब लोग खाने के लिए बैठे थे और पूजा सबको खाना परोस रही थी। उसकी बहन भी वहीं बैठी थी। राजीव जाकर पास बैठ गया। छुटकी, तू नाराज है क्या? उसने धीमे से पूछा। वो चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भैया, क्यों? अरे हर बार तू सामने से पूछती है ना,
कि मैं तेरे लिए क्या लाया। आज नहीं पूछा तो लगा शायद नाराज है। छुटकी ने चुपचाप एक बार पूजा की तरफ देखा, फिर बोली, टेंशन में हूं, पढ़ाई का प्रेशर है थोड़ा, इसीलिए ध्यान नहीं गया, माफ करना भैया। राजीव कुछ कहता, इससे पहले उसकी नजर पूजा की थालियों पर पड़ी। वो सबको मांस परोस रही थी। उसका माथा ठनका। पूजा, रुक जाओ। पूजा चौंकी। ये क्या कर रही हो? राजीव उठ खड़ा हुआ। मेरे घर में सब शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते हम। इतना कहना था कि उसकी मां तेज आवाज में बोल पड़ी, क्यों ना खाएं, मैंने ही कहा था इसे ये बनाने को। अब से घर में तीनों टाइम मांस ही बनेगा, समझा तू, डाल बहू। राजीव वहीं स्तब्ध रह गया। वो मां को घूरता रहा, जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहा हो। उसकी नजर पापा पर पड़ी। वो बेहद अजीब तरीके से मांस खा रहे थे, जैसे किसी आदिम जमाने के इंसान ने पहली बार गोश्त चखा हो। उंगलियां चाटते, आंखें खोले, जानवरों की तरह। छुटकी और मां का हाल भी वैसा ही था। तीनों किसी वहशी की तरह थाली से मांस नोच नोच कर खा रहे थे। तभी पूजा ने उसकी थाली में भी मांस परोस दिया। राजीव ने हल्के से परे किया, कुछ और नहीं बना क्या? पूजा ने सधी हुई आवाज में कहा, मां ने कहा कि सबके लिए यही बनाना है, इसलिए कुछ और नहीं बनाया। आप आज खा लीजिए भैया, कल से आपके लिए अलग से बना दूंगी। राजीव ने शांत पर दृढ़ लहजे में कहा, जो तुम सबको खाना है खाओ, लेकिन ये मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो उठकर किचन में गया और खुद के लिए खिचड़ी बनाने लगा। पीछे से मां की आवाज आई, शर्म नहीं आती अन्न का अपमान करते हुए? राजीव कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे खिचड़ी पकाई, खाई और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बत्ती बुझाकर वो बिस्तर पर लेटा ही था कि उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने झट से आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा शायद वहम है। आंखें बंद की, पर वही एहसास फिर हुआ, जैसे कोई सांसें ले रहा हो उसके सिरहाने। वो घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया, कुछ नहीं है, थकावट है शायद। फिर अचानक कमरे में एक तेज सड़ी हुई बदबू फैल गई, जैसे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। राजीव झट से उठा, कमरे के कोने कोने को देखा, अलमारी तक चेक की, लेकिन कुछ नहीं था। उसी वक्त पूजा कमरे में आई। क्या हुआ, आप नाक मुंह क्यों सिकोड़ रहे हैं? राजीव बोला, तुम्हें बदबू नहीं आ रही? पूजा ने चौंकते हुए कहा, नहीं। कैसी बदबू? राजीव ने ध्यान से सांस खींची। अब बदबू गायब थी। थोड़ी देर पहले बहुत तेज बदबू थी। उसने कहा, जैसे कुछ सड़ गया हो। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप ज्यादा मत सोचिए, हो सकता है कोई बिल्ली किचन से कुछ उठा लाई हो। अब सो जाइए भैया, ज्यादा ध्यान मत दीजिए इस बात को। राजीव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, ना ही कोई हैरानी। बस एक अजीब सी शांति थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। थोड़ा आराम कर लीजिए, पूजा ने धीमे से कहा। आप बहुत थक गए हैं। राजीव मुस्कुरा दिया। हाँ, और सुनो, कल तुम्हें फिल्म दिखाने ले चलूंगा। पूजा हल्के से मुस्कुराई और सिर हिलाकर हामी भरी। इसके बाद दोनों अपने अपने हिस्से की चुप्पी में खोकर सो गए। सुबह होते ही राजीव की नींद खुली। वह उबासी लेता हुआ बाथरूम की ओर गया। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई अदृश्य सी परछाई आसपास मंडरा रही हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह तो सिर्फ नींद की खुमारी है, और फिर नहाने चला गया। जब नहाकर बाहर आया, उसकी नजर पूजा घर पर पड़ी। वहां का दीपक आज बुझा हुआ था। यह देखकर वो थोड़ा चौंका। मां, उसने आवाज दी, आज आपने पूजा नहीं की क्या? मां रसोई से बोली, अरे बेटा, भगवान तो बिना पूजा पाठ के भी साथ रहते हैं, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? राजीव ठिठक गया। यह सुनकर वह चौंक गया था। मां तो हमेशा पूजा पाठ करती थीं। सुबह शाम अगर घंटी की आवाज न गूंजे तो घर सूना लगता था, लेकिन आज उनके लहजे में एक अजीब सी उदासी और थकावट थी। फिर मां ने दोबारा कहा, अरे अब वहां क्या खड़ा है, जा नाश्ता कर ले, बहू को फिल्म दिखाने ले जा, वह कब से तैयार बैठी है। राजीव चुपचाप नाश्ते की ओर बढ़ गया। फिर पूजा को लेकर घर से बाहर निकला। थिएटर ज्यादा दूर नहीं था, तो दोनों ने पैदल ही जाने का फैसला किया। जैसे ही वे थिएटर के पास पहुंचे, 4-5 आवारा कुत्ते अचानक उनकी तरफ भौंकते हुए दौड़ पड़े।
राजीव सन्न रह गया। कुत्ते यूं ही किसी पर नहीं भौंकते। उसने घबराकर एक पत्थर उठाया और उन्हें डराया। कुत्ते थोड़े दूर हट गए, लेकिन जाते जाते भी घूरते और भौंकते रहे। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों चुपचाप घर लौटे। रात को घर में सबने मांस मछली खाया, बस राजीव ने नहीं। वह हल्का खाना खाकर अपने कमरे में आ गया। पूजा भी थोड़ी देर में आ गई। दोनों आपस में बातें करते रहे, हल्की फुल्की, प्यार भरी, एक दूसरे की थकावट को बांटती हुई। कुछ ही देर में दोनों सो गए। रात के किसी अजीब घंटे में राजीव की नींद टूट गई। घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज जोरों से आ रही थी। उसने करवट ली तो देखा पूजा बिस्तर पर नहीं थी। उसके अंदर बेचैनी सी उठी। इतनी रात को वह कहां चली गई? वह उठने ही वाला था कि दरवाजा खुला और पूजा अंदर आई। कहां गई थी इतनी रात को? राजीव ने पूछा। बाथरूम, उसने जवाब दिया। फिर कुत्तों की आवाज आई तो खिड़की से देखने चली गई। राजीव खिड़की की तरफ देखने लगा। अभी तो जोर से भौंक रहे थे, अब बिल्कुल शांत कैसे हो गए? पूजा मुस्कुराई। भूखे थे, मैंने रोटियां डाल दी, इसलिए चुप हो गए। राजीव ने सिर हिलाया, उसकी बात मान ली। थकावट भी थी, इसलिए दोबारा बिस्तर पर लेट गया और सो गया। करीब 1.5-2 घंटे बाद उसकी नींद फिर टूटी। इस बार उसे प्यास लगी थी। उसने बगल में रखा जग उठाया तो पाया उसमें पानी नहीं है। उसने बिस्तर से उठते हुए देखा, पूजा फिर से बिस्तर पर नहीं थी। शायद बाथरूम गई होगी, उसने खुद से कहा और रसोई की ओर बढ़ गया। नींद से बोझिल आंखें मसलता हुआ जैसे ही वह रसोई में दाखिल हुआ, उसके कदम वहीं जम गए। उसकी सांस अटक गई। फर्श पर एक कुत्ते का कटा हुआ सिर पड़ा था। उसके कुछ ही कदम दूर उसका शरीर पड़ा था, धड़ से अलग, और उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठी पूजा थी। वह अपने मुंह से उस कुत्ते के पेट से मांस उधेड़ रही थी। खून उसके होंठों और ठुड्डी पर फैला था। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, जैसे वो ये सब हर रात करती हो। राजीव के गले से आवाज नहीं निकली। उसके भीतर एक गूंज उठी, पर बाहर कोई चीख नहीं आई। अगले ही पल उसकी आंखें उलट गईं और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अपने बिस्तर पर था। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो कैसे यहां पहुंचा। वह तेजी से उठा और इधर उधर देखा। खिड़की से सुबह की सुनहरी रोशनी कमरे में आ रही थी। सब कुछ शांत था, असहनीय रूप से शांत। राजीव की आंख खुली तो खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इससे पता चला कि सुबह हो चुकी है। वह बिस्तर पर बैठ गया, आंखें मसलते हुए कमरे को देखा, लेकिन तभी उसकी नजर उस कोने पर पड़ी जहां रात में कुछ भी नहीं था। अब वहीं कुछ सामान रखा था। वह ठिठक गया। उसकी आंखें थोड़ी देर तक वहीं टिकी रहीं। क्या यह सब सपना था? उसने खुद से बड़बड़ाया। वह अभी सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खटका और पूजा अंदर आई। क्या हुआ? उसने हल्की आवाज में पूछा। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? राजीव ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, कल रात कुछ अजीब हुआ। मैंने देखा कि उस कोने में कोई था, पर जब उठकर देखा तो कुछ नहीं था। फिर अब सुबह वहां सामान पड़ा है। पूजा हंसने लगी। अरे आप तो यूं ही डर गए होंगे। जरूर कोई सपना देखा होगा आपने। आप तो यहीं सो रहे थे, मैंने खुद देखा। राजीव ने एक गहरी सांस ली। शायद वह सच में सपना ही था। उसने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया और बात को वहीं खत्म कर दिया। नाश्ता करने के बाद उसने तय किया कि वो दिन पूजा के साथ बिताएगा। कल उसे ट्रक में माल लेकर दिल्ली जाना था, तो आज का वक्त उसके पास था। उसने अपने दोस्त से बाइक ली और पूजा को साथ लेकर शहर से बाहर निकल पड़ा। वो दोनों एक झील के किनारे पहुंचे। हवा ठंडी थी और पानी की सतह पर धूप झिलमिला रही थी। वे दोनों एक चट्टान पर बैठकर घंटों बातें करते रहे, बचपन की, घर की, सपनों की। घर पर तो वक्त ही नहीं मिलता ठीक से बात करने का, पूजा ने कहा। राजीव मुस्कुराया। आज पूरा दिन तुम्हारा है। शाम होते होते वे दोनों झील से उठे और बाजार की तरफ चल दिए। पूजा की नजर एक साड़ी की दुकान पर पड़ी और वह खुद को रोक नहीं पाई। राजीव ने कहा, जो साड़ी पसंद आए ले लो, पैसों की चिंता मत करना। पूजा दुकान के अंदर चली गई और साड़ियां देखने लगी, लेकिन राजीव ने गौर किया कि वह सिर्फ लाल रंग की चटक साड़ियां ही देख रही थी। न कोई नीला, न हरा, न पीला, और किसी को छू तक नहीं रही थी। तुझे बस लाल ही पसंद है? उसने पूछा।
पूजा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ, बचपन से यही रंग भाता है। राजीव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। शायद बात बस इतनी ही थी। उसने पूजा के लिए 2 लाल साड़ियां खरीद दी। उसके बाद वे एक मिठाई की दुकान पर गए। पूजा की आंखें मिठाइयों को देखकर चमक उठीं। वह उन्हें ऐसी ललक से देख रही थी जैसे महीनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला हो। राजीव ने दुकानदार से कहा, 1 किलो मिठाई पैक कर दो। मिठाई लेकर जब वे दोनों घर लौटे तो राजीव को थोड़ा डर था, कहीं घर वाले यह न कहें कि वह सारी तवज्जो सिर्फ पूजा को देता है। लेकिन जब वे अंदर पहुंचे, सब कुछ सामान्य था। पूजा चुपचाप सारी चीजें जगह पर रखने लगी और राजीव अपने पिता और छोटी बहन के पास जाकर बैठ गया। धीरे धीरे रात हो गई। सिर्फ राजीव को छोड़कर घर के बाकी सब लोग मांस खा रहे थे। राजीव बचपन से ही मांस नहीं खाता था, लेकिन आज उसकी मां ने उसकी थाली में भी मांस परोस दिया। राजीव चौंकते हुए बोला, मैं ये नहीं खा सकता। मां भड़क गई, हर बार तेरे लिए अलग क्यों बनाएं? इस घर में सब एक जैसा खाएंगे, अब तू भी यही खा। पिता ने भी समझाया, राजीव आज खा ले बेटा, अब अलग से चूल्हा जलाने का झंझट कौन करे। राजीव चुपचाप उठकर रसोई में चला गया। चूल्हा जलाया और अपने लिए खिचड़ी बनाने लगा। उसने किसी से बहस नहीं की, बस खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद पूजा भी कमरे में आई। उसने धीमे स्वर में कहा, कल से मैं तुम्हारे लिए अलग से बना दिया करूंगी, आज मां ने मुझे नहीं बनाने दिया। राजीव ने सिर झटकते हुए कहा, नहीं, जरूरत नहीं, तुम लोगों को वैसे ही ताने सुनने पड़ते हैं। मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूं, जो मिला खा लूंगा। पूजा ने कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप बिस्तर पर लेट गए और नींद में खो गए। अगली सुबह राजीव ट्रक में माल लादकर दिल्ली चला गया। काम खत्म करके जब वह शाम को घर लौटा तो सामने के गेट पर ताला लगा था। वह ठिठक गया, आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी पड़ोसन आई और बोली, राजीव बेटा, तेरे घर में तो कोई नहीं है। तेरी बहन बेहोश हो गई थी, इसलिए सब लोग उसे पास की एक प्राइवेट डिस्पेंसरी में ले गए हैं। यह सुनते ही राजीव के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके पैरों में जैसे खुद ब खुद जान आ गई और वह बिना कुछ पूछे दौड़ पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो रिसेप्शन पर खड़े नर्स ने बताया, ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, शरीर में खून भी कम है, इसी वजह से बेहोश हो गई थी। राजीव चुपचाप सुनता रहा, जैसे शब्दों को पचाने की कोशिश कर रहा हो। पर वो तो ठीक से खाती है, राजीव बड़बड़ाया। अब तो नॉनवेज भी खाने लगी है। फिर भी डॉक्टर ने उसे ज्यादा तसल्ली नहीं दी। बस 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दी गईं, कुछ दवाइयां दी और ताकतवर खाने की सलाह देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। घर लौटते वक्त सब चुप थे, लेकिन पूजा ने अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली थी। वह राजीव की बहन का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। समय पर दवाइयां देती, अच्छा खाना बनाती और उसे ज्यादा से ज्यादा आराम करने देती। राजीव को थोड़ा चैन मिला था। उसे लगता था कि उसकी गैर मौजूदगी में पूजा ही उसका घर संभाल रही है। वक्त यूं ही खामोशी से गुजरता गया। राजीव की शादी को अब 2 महीने भी नहीं बचे थे। एक शाम वह अपने कमरे में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ढूंढ रहा था। अगली सुबह उसे फिर से ट्रक लेकर माल पहुंचाने जाना था। सारा कमरा उलट पुलट कर दिया, पर लाइसेंस कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक कोने में रखी लाल रंग की थैली पर पड़ी। वह ठिठक गया, यह थैली पहले तो कभी नहीं देखी, उसने मन ही मन सोचा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हाथ बढ़ा ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, आप यहां क्या कर रहे हैं? राजीव ने चौंक कर मुड़कर देखा। पूजा थी। मैं वो ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ रहा था, सुबह जल्दी निकलना है ना? पूजा मुस्कुराई और एक बक्से की ओर बढ़ी। ये लीजिए। उसने लाइसेंस निकालकर राजीव की ओर बढ़ाया। आप इसे हमेशा भूल जाते हैं, इसलिए मैंने बाकी जरूरी कागजों के साथ रख दिया था। अब से जो भी चाहिए इसी बक्से में मिलेगा। राजीव ने थैली की ओर एक बार और देखा, लेकिन पूजा की आवाज ने उसका ध्यान भटका दिया। अब चलिए, खाना तैयार है। राजीव ने थैली वहीं छोड़ दी और पूजा के साथ बाहर आ गया। रात का खाना सबने साथ बैठकर खाया। माहौल शांत था, पर राजीव के मन में कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। खाना खाकर वह अपने कमरे में गया और जल्दी ही सो गया। रात के करीब 2 बजे थे जब उसकी नींद एक अजीब आवाज से खुली।
कुत्तों के रोने की। शुरू में उसने अनसुना किया, लेकिन आवाजें इतनी तीव्र थीं कि वह बिस्तर छोड़ बाहर आ गया। दरवाजा खोलते ही देखा, घर के ठीक सामने कुछ कुत्ते अजीब तरह से रो रहे थे, जैसे किसी डरावनी आहट को महसूस कर रहे हों। इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? राजीव ने मुड़कर देखा, फिर से पूजा। उसने कुत्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये इस तरह क्यों रो रहे हैं? पूजा ने हंसने की कोशिश की। आप भी ना जानवर हैं, भूखे होंगे शायद। मैं रोटी डाल देती हूं, आप जाइए, सो जाइए। राजीव ने थोड़ी देर और बाहर देखा, फिर सिर हिलाकर वापस कमरे में चला गया। कुछ ही देर में कुत्तों की आवाजें भी बंद हो गईं। अगली सुबह वह जल्दी उठा, नाश्ता किया और काम पर चला गया। लेकिन जब शाम को घर लौटा तो सब उल्टा हो चुका था। उसकी बहन फिर से बीमार पड़ चुकी थी। इस बार वह खुद को ज्यादा नहीं रोक पाया। वह तुरंत उसे लेकर शहर के सरकारी अस्पताल गया। वहां डॉक्टर्स ने फिर वही बात कही, ब्लड की कमी है, ज्यादा कुछ नहीं, बस अच्छे खाने और आराम की जरूरत है। लेकिन इस बार राजीव के चेहरे पर उलझन साफ थी। कहीं कुछ गड़बड़ है, उसने खुद से कहा। उसने अपनी बहन की डाइट और दवाइयों में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद मार्केट जाकर ताजे फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना लाने लगा। अब उसे घर से ज्यादा अपनी बहन की चिंता सताने लगी थी। लेकिन फिर भी उस लाल थैली की बात अब तक उसके जहन में चुपचाप बैठी थी। एक दिन की बात है, राजीव बाजार से सब्जियां, फल और 1 किलो बर्फी लेकर लौट रहा था। दोपहर की हल्की धूप में सड़क पर सन्नाटा सा था। बस दूर कहीं से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थीं। घर के पास ही उसे पड़ोस की 2 बुजुर्ग महिलाएं मिल गईं। वो दोनों उसकी मां की उम्र की थीं और पहले अक्सर उनके घर आया जाया करती थीं। उन्होंने मुस्कुराकर हालचाल पूछा। फिर एक ने अचानक पूछा, बेटा, तुम्हारी मां इन दिनों कुछ परेशान है क्या? जब से तुम्हारी शादी हुई है वो तो जैसे हमसे बोलना ही छोड़ चुकी हैं। पहले तो मोहल्ले की हर बात उन्हें मालूम होती थी, अब तो जैसे गुमसुम हो गई हैं। राजीव थोड़ी देर चुप रहा। उनके शब्दों ने जैसे उसके भीतर कुछ जगा दिया। उसे याद आया, पहले मां हर रोज बालकनी में बैठकर आसपास की गतिविधियां देखा करती थीं। पड़ोस के बच्चों से हंसी मजाक, मंदिर जाना और शाम को किसी न किसी से गप्पें। लेकिन अब जैसे पूरा घर ही चुप हो गया था। घर पहुंचने पर उसने यह बात हल्के से छेड़ी, लेकिन पापा ने बात को टाल दिया। बहन ने कंधे उचकाए और फिर टीवी देखने लगी। तभी पूजा, जो पास ही बैठी थी, बोली, पहले आंटी के पास टाइम बहुत होता था, अब तो मैं आ गई हूं तो सबका ध्यान मुझ पर ही रहता है, इसलिए शायद कम बाहर जाती हैं। राजीव को पूजा की यह बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, शादी के बाद घर का माहौल बदलता है, पर इतना ज्यादा? मां का यूं कट जाना, घर का अचानक इतना शांत हो जाना, यह सब सामान्य नहीं लग रहा था। उसके मन में पहली बार एक अनजाना डर उठा, कहीं कुछ गलत तो नहीं। उसी रात राजीव बिस्तर पर लेटा नींद को तरसता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या किसी ने उनके परिवार पर कुछ कर तो नहीं दिया? किसी तरह का टोटका या बुरा साया? क्योंकि अब तो हाल यह हो गया था कि घर में पूजा पाठ भी बंद हो चुका था। घर में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, हल्की, लेकिन हर कमरे में। राजीव ने ध्यान दिया कि अब घर में कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता था। मां अक्सर अपने कमरे में बंद रहती, पापा उदासीन से लगते और पूजा तो जैसे एक अलग ही इंसान बन चुकी थी। तभी कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे रहे होंगे। राजीव अब भी जाग रहा था, करवटें बदलते हुए। अचानक उसने देखा, पूजा अपनी जगह से उठी। वह ध्यान से उसे देखता रहा, लेकिन आंखें बंद रखीं, जैसे सो रहा हो। पूजा कुछ देर तक खड़ी रही, शायद यह जांच रही थी कि राजीव जाग तो नहीं रहा। फिर बिना आवाज किए वह कमरे से बाहर निकल गई। राजीव धीरे से उठा और चुपचाप उसके पीछे पीछे रसोई तक गया। रसोई में हल्की रोशनी थी। पूजा फ्रिज खोल चुकी थी। वह मिठाई का डिब्बा निकालकर बेतहाशा खाने लगी, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। राजीव सन्न रह गया। उसकी उंगलियां मिठाई में ढंसी हुई थीं और वह एक एक टुकड़ा ऐसे खा रही थी जैसे किसी जानवर ने शिकार किया हो, तेजी से लपककर, गंदगी की परवाह किए बिना। राजीव की रूह कांप गई। ये वही पूजा थी जो उसे हर सुबह गुड मॉर्निंग कहकर चाय देती थी। और तभी उसे याद आया,
जब वह पहली बार पूजा से मिला था एक ट्रक जर्नी में, तब भी उसने खाना इसी अंदाज में खाया था जैसे किसी ने महीनों से उसे भूखा रखा हो। राजीव वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। वह घबरा गया था, लेकिन खुद को संयत रखकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद पूजा भी कमरे में लौटी, बिना कोई आहट किए। वह चुपचाप बगल में आकर लेट गई। उसकी सांसें अब सामान्य लग रही थीं। राजीव की बेचैनी कम नहीं हुई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस लेटा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही राजीव ने नाश्ते की मेज पर सबके सामने कहा, चलो मिठाई खाते हैं जो मैं कल लाया था। बर्फी बहुत बढ़िया थी इस बार। पूजा के चेहरे पर एक झिंक सी आई। उसने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, वो मिठाई तो नहीं है, मैं खा चुकी हूं रात को। राजीव हैरानी से उसकी ओर देखता रह गया। तुमने पूरी 1 किलो बर्फी खा ली? पूजा ने सर झुकाते हुए कहा, हां, पता नहीं, मुझे बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था। तुम लाए थे ना, तो मैंने खा ली। रात में बहुत क्रेविंग हो रही थी। राजीव अभी कुछ कहता, उससे पहले पूजा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद इसलिए क्योंकि आप पापा बनने वाले हैं। राजीव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या? यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पूजा ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली थामी। राजीव के चेहरे पर डर और उलझन की जगह अब एक अलग सी खुशी थी, या शायद अस्थायी राहत। लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर जो डर रात में पनपा था, वह पूरी तरह गया नहीं था। पूजा ने कुछ पल के लिए नजरें झुका लीं, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं सबको ये बात किसी और तरीके से बताना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे बार बार गलत समझते रहे, इसीलिए अब मजबूरी में कहना पड़ा। राजीव ने एक लंबी सांस ली, फिर हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, अब से अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तो बस मुझसे कहना। मैं किसी भी हाल में तुम्हारी बात पूरी करूंगा। उस दिन के बाद से राजीव ने पूजा का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वह अब उसकी छोटी छोटी जरूरतों, मूड और यहां तक कि उन बातों का भी ध्यान रखने लगा था जो पूजा कभी जुबान पर नहीं लाती थी। लेकिन एक बात थी जो राजीव को लगातार परेशान कर रही थी, उसके माता पिता और छोटी बहन का व्यवहार। ये सिर्फ बेरुखी नहीं थी, कुछ अजीब था, जैसे उनमें कोई भावना ही नहीं बची हो, जैसे वे किसी और दुनिया के लोग बन चुके हों। पूरे घर में एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी, और ये सब कुछ सिर्फ राजीव के मन का वहम नहीं था। उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए राजीव ने सोचा कि एक छोटा सा शुद्धिकरण यज्ञ, हवन करवा लेना चाहिए। अगले ही दिन वह एक पंडित को घर ले आया। पंडित जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और उनका चेहरा गंभीर हो गया। जब वो और राजीव अकेले हुए, पंडित ने धीमे स्वर में कहा, इस घर में कुछ गड़बड़ है, यहां कोई अंधकारमयी शक्ति मौजूद है। राजीव को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बाबा, कृपया आप बस हवन करिए, मुझे कहानियां नहीं सुननी है। मैंने आपको जिस काम के लिए बुलाया है वही कीजिए। पंडित ने उसे एक टेढ़ी निगाह से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और हवन की तैयारी में लग गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, राजीव के पिता गुस्से में तमतमाते हुए कमरे में घुसे। उनके चेहरे पर एक भयानक क्रोध था। बिना कुछ कहे उन्होंने हवन की सारी सामग्री लात मारकर इधर उधर बिखेर दी। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? राजीव चौंकते हुए चीखा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे धक्का दे दिया और सीधे पंडित की ओर बढ़े। राजीव कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने पंडित को पकड़कर उसके कपड़ों से खींचा और दरवाजे से बाहर धकेल दिया। अगर दोबारा इस घर के पास भी दिखे ना, उन्होंने गरजते हुए कहा, तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? डरे सहमे पंडित ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वहां से भाग खड़े हुए। राजीव सन्न खड़ा रह गया। उसके सामने खड़ा वो आदमी जिसने उसे पाला था, अब उसे अजनबी लग रहा था। उसके पिता की सांसें तेज चल रही थीं। आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। इन ढोंगी बाबाओं को दोबारा इस घर में लाने की कोशिश भी मत करना, समझा? उसके पिता ने कड़कते हुए कहा और वापस अंदर चले गए। उस रात राजीव को बेचैनी ने घेर लिया। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। वह अपने दोस्त से मिलने गया और उसे पूरी बात बता दी। उसमें कुछ गड़बड़ है, राजीव ने कहा। यह सिर्फ गुस्सा नहीं है,
वो आदमी अब वो नहीं रहा जो मेरा बाप था, वो कुछ और बन गया है। उसका दोस्त गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोला, अब तुझे किसी पंडित की नहीं, एक तांत्रिक की जरूरत है। अगले दिन राजीव उस तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी, फिर गंभीर स्वर में बोला, लगता है तुम्हारे पिता किसी आत्मा के प्रभाव में हैं, कोई पुरानी और बेहद खतरनाक आत्मा। उन्हें कल मेरे पास ले आओ, चाहे जैसे भी लाओ। राजीव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गया। अगले दिन उसने अपने पिता को खेत के बीज खरीदने के बहाने अपने साथ चलने के लिए मना लिया। वे एक सुनसान जगह पहुंचे जहां एक घना पुराना पेड़ था और वहीं तांत्रिक पहले से उनका इंतजार कर रहा था। राजीव के पिता कुछ समझ पाते इससे पहले ही कुछ लोगों ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और मोटी रस्सियों से पेड़ से बांध दिया। उनके पिता चीखने और छटपटाने लगे, लेकिन सबने मिलकर उन्हें जकड़े रखा। तांत्रिक ने विधि शुरू की। उसने पहले राख से एक गोला बनाया और उसके बीचों बीच अग्नि जलाई। उसकी मंत्रोच्चारण की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और वो प्राचीन संस्कृत मंत्र चारों ओर भयावह गूंजने लगे। राजीव चुपचाप देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, उसके पिता का चेहरा विकृत होने लगा, मानो उनके भीतर कुछ था जो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उनकी आंखें पलट गईं और उनका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खुला। फिर उनके गले से एक भयानक भारी चीख निकली, जिससे राजीव डर कर खड़ा हो गया। मैं बस यूं चुपचाप नहीं बैठ सकता। राजीव घबराकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, अभी नहीं, क्रिया टूट जाएगी, उसने धीरे से चेतावनी दी। राजीव ने मुट्ठियां भींच लीं और कांपते हुए फिर से बैठ गया। तांत्रिक ने अब सिंदूर से भरा कटोरा उठाया और राजीव के पिता के माथे पर मोटा तिलक कर दिया। उसी पल उनके पिता एक और दर्दनाक चीख मारकर तड़प उठे। राजीव ने उन्हें कभी इतनी पीड़ा में नहीं देखा था। उसका दिल कांप गया। फिर तांत्रिक ने पास रखे पिंजरे से एक मुर्गा निकाला, उसके सिर पर भी एक निशान लगाया और एक ही वार में उसकी गर्दन अलग कर दी। खून की धार निकली, जिसमें से कुछ बूंदें तांत्रिक के चेहरे पर जा गिरीं। मुर्गा कुछ पल फड़फड़ाया, फिर निढाल होकर गिर पड़ा। राजीव भयभीत होकर सब देखता रहा। उसके पिता अब बेहोश होकर पेड़ से लटके हुए थे। ये सब कब तक चलेगा? राजीव ने कांपती आवाज में पूछा। बस अब खत्म होने वाला है, उसके दोस्त ने जवाब दिया। उसकी नजर अब भी क्रिया पर टिकी हुई थी। तांत्रिक ने अब मुर्गे के कटे हुए टुकड़े उठाए और उन्हें अग्नि के चारों ओर एक विशेष क्रम में रखना शुरू किया। एक टुकड़ा उसने सीधे आग में डाल दिया और बाकी जमीन पर विशेष ढंग से सजा दिए। आखिरकार मंत्रोच्चारण बंद हुआ। आग की लपटें शांत हो गईं। वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। तांत्रिक अब राजीव की ओर मुड़ा और गंभीर स्वर में बोला, मैं अपना काम कर चुका हूं, अब ध्यान से सुनो। पूजा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं चाहती थी ये बात सबको किसी और तरीके से बताऊं, लेकिन तुम जैसा सोच रहे थे वैसे मैं नहीं थी, इसलिए मजबूरी में अभी बताना पड़ा। राजीव ने गहरी सांस ली, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, अब से तुम्हें जो भी चाहिए, जैसा भी लगे, बस मुझसे कहना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। अब राजीव पूजा का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वह उसकी छोटी छोटी जरूरतें, उसकी चुप्पी, उसकी आंखों की थकान तक समझने लगा था। लेकिन उसे अपने घर वालों का बर्ताव अजीब लगने लगा था। माँ, पिता और छोटी बहन तीनों जैसे बदल से गए थे। बात बात पर चुप्पी, नजरें चुराना और घर में एक अजीब सी घुटन। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। उसने सोचा कि शायद घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए उसने घर में एक हवन करवाने का फैसला किया। अगले दिन वह एक पंडित को लेकर घर आया। जैसे ही पंडित ने घर में कदम रखा, उसने इधर उधर देखा, फिर राजीव की ओर झुककर धीरे से कहा, इस घर में कुछ सही नहीं लग रहा बेटा, यहां कोई ऊर्जा है जो ठीक नहीं है। राजीव चिढ़ गया। पंडित जी, कृपया सिर्फ हवन कीजिए, मुझे ये डराने वाली बातें नहीं सुननी। पंडित कुछ देर चुप रहा, फिर तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, राजीव के पिता अचानक कमरे में आए और बिना कुछ कहे हवन का सारा सामान उठा उठाकर बाहर फेंकने लगे। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? राजीव चिल्लाया।
लेकिन उसके पिता रुके नहीं। उन्होंने पंडित को पकड़कर दरवाजे की ओर धक्का दिया और चीखते हुए बोले, अगर दोबारा इस घर में आए तो काट कर रख दूंगा, समझे? पंडित डर के मारे वहां से भाग गया। राजीव स्तब्ध खड़ा अपने पिता को घूरता रहा। उसके पिता की आंखों में गुस्से से ज्यादा कुछ और था, जैसे कोई और उनमें बोल रहा हो। ऐसे ढोंगी फिर से मत लाना इस घर में, उन्होंने कहा और अंदर चले गए। राजीव उस रात सो नहीं पाया। अगली शाम उसने अपने दोस्त को सब बताया। दोस्त ने गंभीर होकर कहा, लगता है तुम्हारे पिता पर किसी आत्मा का साया है, किसी तांत्रिक को दिखाओ। राजीव दूसरे दिन एक तांत्रिक से मिला। उसने पूरा मामला ध्यान से सुना और बोला, जो तू बता रहा है उससे लगता है तेरे बाप पर किसी प्रेत का कब्जा है। कल किसी बहाने से उन्हें मेरे पास ले आ, मैं क्रिया करूंगा। अगले दिन राजीव ने बीज खरीदने के बहाने अपने पिता को खेतों के पास एक पुराने बरगद के नीचे ले गया, जहां तांत्रिक इंतजार कर रहा था। मौका मिलते ही कुछ लोगों की मदद से उन्होंने राजीव के पिता को एक मोटे पेड़ से बांध दिया। वो तड़पते रहे, गालियां देते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तांत्रिक ने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्र पढ़ने लगा। वातावरण में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज होती गई, राजीव के पिता की शक्ल बदलने लगी। उनका चेहरा सिकुड़ रहा था, जैसे कोई भीतर से बाहर आने से रोक रहा हो। अचानक उनके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। राजीव अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता, उसने कहा और आगे बढ़ा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक लिया। अब मत जा, बीच में रुके तो सब बिगड़ जाएगा। राजीव ने कांपते हुए खुद को संभाला और बैठ गया। तांत्रिक अब पिता के माथे पर लाल सिंदूर से टीका लगा रहा था। टीका लगते ही उनके मुंह से फिर एक और चीख निकली, जो और भी दर्दनाक थी। राजीव का कलेजा कांप उठा। उसने अपने पिता को इस हालत में कभी नहीं देखा था। इसके बाद तांत्रिक ने पास रखे एक मुर्गे को उठाया, उसके सिर पर भी वही सिंदूर लगाया और मंत्र पढ़ते हुए उसकी गर्दन काट दी। खून की धार निकली। कुछ छींटे तांत्रिक के चेहरे पर पड़े। मुर्गा तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। मुर्गे के कटते ही राजीव के पिता बेसुध हो गए। ये सब कब तक चलेगा? राजीव ने कांपती आवाज में पूछा। बस अब खत्म होने वाला है, उसके दोस्त ने कहा। तांत्रिक ने अब मुर्गे के टुकड़े किए, उनमें से एक को अग्नि में डाला और बाकी को हवन के पास रख दिया। फिर मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में हाथ जोड़कर बैठ गया। अंत में तांत्रिक ने आंखें खोलीं और राजीव की तरफ देखा। मैंने अपना काम कर दिया है, अब ध्यान से सुन। पापा की बाधा मैंने उतार दी है, तांत्रिक ने गहरी सांस लेकर कहा। वो अभी भी बेहोश हैं, क्योंकि इतने दिनों से एक बहुत ही ताकतवर प्रेत उनके शरीर में समाया हुआ था। थोड़ी देर में या फिर सुबह तक होश आ जाएगा। लेकिन याद रखो, ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ये प्रेत एक चुड़ैल का साथी था, और हो सकता है उसी ने इसे तुम्हारे पिताजी पर भेजा हो। राजीव की आंखें फैल गईं। वो कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बमुश्किल खुद को संभालते हुए बोला, लेकिन ऐसा क्यों? किसी चुड़ैल की हमारे परिवार से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो हमारे पापा को क्यों निशाना बनाएगी? तांत्रिक ने आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर गंभीर आवाज में बोला, ऐसी शक्तियां खुद से नहीं आती। या तो किसी ने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर यह प्रेत सिद्ध करके भेजा है, या अनजाने में तुमने खुद ही इसे बुला लिया है। पर घबराओ मत, अब ये आत्मा दोबारा तुम्हारे पिताजी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। राजीव ने विनम्रता से तांत्रिक को प्रणाम किया और फिर अपने अब भी बेहोश पिता को अपने दोस्त की मदद से सहारा देकर घर ले आया। उसने अपने पापा को धीरे धीरे उनके बिस्तर पर लिटाया और एक पल को उनका चेहरा निहारता रहा, शांत लेकिन थका हुआ। फिर बाहर आ गया। मां दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसका चेहरा चिंता से सफेद पड़ा था। क्या हुआ? ऐसे कैसे बेहोश हो गए? मां ने लगभग रोते हुए पूछा। राजीव झिंका, फिर झूठ बोलते हुए बोला, गर्मी ज्यादा लग गई थी रास्ते में, डॉक्टर को दिखा लाया हूं। उन्होंने कहा है कि बस बेहोशी है, चिंता की कोई बात नहीं, सुबह तक होश आ जाएगा। मां ने बस धीरे से सिर हिला दिया। रात भर सबने किसी तरह खुद को समझा बुझाकर नींद में धकेल दिया। अगली सुबह जब उसके पापा खाने की मेज पर बैठे
तो हमेशा की तरह पूजा ने उनकी थाली में मांस रख दिया, लेकिन इस बार उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने थाली की तरफ देखा और गुस्से से बोले, राजीव, अपनी बीवी को समझाओ कि आगे से मेरी थाली में मांस न रखा जाए, मैं शाकाहारी हूं। यह कहकर वो बिना खाए उठ गए और कमरे से चले गए। घर का माहौल एकदम ठहर गया। सबकी नजरें राजीव पर टिक गईं। राजीव चुपचाप सोच में पड़ गया। पापा पहले कभी ऐसे गुस्से में नहीं आए थे, वो मांस खाते भी थे, पर अब जैसे कुछ अंदर से बदल गया हो। क्या ये सच में वही बाधा थी? और अगर पापा अब सामान्य हो गए हैं, तो क्या मां और छुटकी पर भी ऐसा ही कोई साया है? उसी शाम राजीव फिर तांत्रिक के पास पहुंचा और अपनी मां और बहन की अजीब हरकतों के बारे में बताया। तांत्रिक ने थोड़ी देर आंखें बंद रखीं, फिर बोला, अपनी मां को कल मेरे पास ले आओ, बाकी की तैयारी मैं कर लूंगा। अगले दिन राजीव ने किसी बहाने से मां को साथ चलने को कहा। जैसे ही तांत्रिक की झोपड़ी के पास पहुंचे, मां की चाल धीमी हो गई। अंदर आते ही तांत्रिक को देखकर मां ने चीख मार दी और भागने लगी, लेकिन राजीव और उसके दोस्त ने किसी तरह उन्हें पकड़ लिया और उसी पुराने पीपल के पेड़ से फिर से बांध दिया। क्रिया शुरू हुई। मंत्रों की आवाज, हवन का धुआं और एक अजीब सी तपिश कमरे में भर गई। मां जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर राजीव ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। जब तांत्रिक ने मुर्गे की बलि दी, मां का शरीर एकदम ढीला पड़ गया। कुछ मिनटों बाद तांत्रिक ने क्रिया समाप्त की और गहरी आवाज में बोला, तुम्हारे घर में कोई बहुत खतरनाक साया है। एक साथ 3-3 लोगों पर चुड़ैल के साथी प्रेतों का कब्जा। ये मामूली बात नहीं। अगर वक्त रहते सब ठीक न किया तो कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजीव की सांसें तेज हो गईं। वो फौरन बोला, बाबा, मेरी बहन छुटकी, वो भी अजीब बर्ताव कर रही है। क्या आप उसकी भी बाधा उतार सकते हैं? उसे कल ले आना, तांत्रिक ने संक्षेप में कहा। राजीव अपनी मां को लेकर घर लौटा। मां अब भी बेहोश थीं। घर में घुसते ही सब लोग चौकन्ने हो गए। क्या हुआ इन्हें? उसकी बहन ने घबरा कर पूछा। राजीव ने वही पुराना बहाना फिर दोहराया। गर्मी लग गई थी, डॉक्टर ने कहा है कि बस कमजोरी है। मां को उनके कमरे में सुलाकर वो सीधा अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करने ही वाला था कि पूजा पीछे से आ गई। राजीव, उसने धीमी आवाज में पूछा, ये सब क्या चल रहा है? कल पापा बेहोश होकर लौटे, आज मां, कुछ तो बताओ, क्या सब ठीक है? ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, पूजा ने कांपती आवाज में कहा। राजीव ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सब ठीक है पूजा, अगर कुछ भी चिंता की बात हुई तो मैं हूं ना सब संभालने के लिए। तुम बस अपना और बच्चे का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। असल में राजीव जानता था कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन वह नहीं चाहता था कि पूजा पर इसका कोई असर हो, खासकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर। अगली सुबह का माहौल और भी तनाव भरा हो गया। नाश्ते के वक्त पूजा ने मासूमियत से राजीव की मां के सामने मांस की डिश रख दी। मां ने जैसे ही देखा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह बिना एक पल गंवाए पूजा की तरफ झपटी और उसके बाल पकड़ लिए, मानो अभी पीट देगी। क्या कर रही हो मां? ये क्या तरीका है? राजीव ने झट से बीच में आकर मां का हाथ पकड़ा। मां ने तीखी नजर से पूजा को घूरते हुए कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे सामने लाने की? इस घर में मांस नहीं खाया जाता और अब से ये भी नहीं खाएगी। फिर उसने वह बर्तन उठाया और घर के बाहर जोर से फेंक दिया। धातु की कटोरी जमीन से टकराकर गूंज उठी। पूजा सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप राजीव की तरफ देखने लगी, जैसे उम्मीद हो कि वो उसके लिए कुछ बोलेगा। राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, मां, अगर हम नहीं खाते तो ठीक है, लेकिन पूजा खाती है, कम से कम उसे तो खाने दो। मां और भड़क गई। इस घर में वो ही बनेगा जो मैं चाहती हूं। उसे खाना है तो बाहर जाकर खा ले। राजीव ने अब कुछ नहीं कहा, बस पूजा की ओर देखा और धीरे से बोला, चलो पूजा, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं, जो तुम्हारा मन हो वहां खा लेना। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन की आवाज आई, भैया, मुझे भी खाना है, मैं भी चलूंगी। इतना सुनना था कि मां का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह पलटी और एक जोरदार थप्पड़ बेटी को रसीद कर दिया। अच्छा, तू भी अब यही सब खाएगी? रुक जा, आज तुझे और इस पूजा को सबक सिखाकर ही दम लूंगी।
वह बेटी को बालों से पकड़कर पीटने लगी। पूजा डर के मारे दीवार से लग गई। राजीव हक्का बक्का खड़ा रहा। तभी उसके पापा अंदर आए और दोनों ने मिलकर मां को किसी तरह रोका। शाम होते होते सब कुछ जैसे थक गया था, लेकिन राजीव का दिमाग अब डर और संदेह से घिरा हुआ था। राजीव ने अपनी बहन को किसी तरह समझाकर गाड़ी में बैठाया और सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंचा जिसके बारे में किसी बुजुर्ग ने बताया था। जैसे ही तांत्रिक को देखा, उसकी बहन डर के मारे भागने लगी, लेकिन राजीव और उसके दोस्त ने उसे पकड़कर मजबूरी में बांध दिया। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा, माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं इसकी बाधा नहीं उतार सकता। लड़की बहुत कमजोर है। अगर मैंने कुछ किया तो इसकी जान भी जा सकती है, या इसकी बहन की। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा गया। क्या करें बाबा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा, ये सब तेरे घर में कब से हो रहा है? राजीव ने कुछ देर तक सोचा, फिर जैसे ही कोई याद उभरी, उसकी आंखें फैल गईं। जब से मैंने पूजा से शादी की है, तब से। तांत्रिक अब पूरी तरह गंभीर हो गया। किसने करवाई थी तुम्हारी शादी? सब कुछ साफ साफ बता, वरना देरी जानलेवा हो सकती है। राजीव ने झिझकते हुए सारी बात बताई। कैसे उसकी मुलाकात पूजा से हाईवे पर हुई, कैसे वह एक हादसे के बाद ट्रक में सवार हुई। बातचीत के दौरान वह उसे पसंद आने लगी और उन्होंने शादी कर ली। तांत्रिक की आंखें सिकुड़ गईं। उसके घर में कौन कौन रहता है? कोई नहीं, राजीव ने जवाब दिया। वो अकेली रहती है। यह सुनकर तांत्रिक की मुद्रा और गंभीर हो गई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक काम कर, घर जाकर ध्यान से देख। अगर कोई लाल रंग की पोटली मिले, जैसे थैला हो, तो समझ लेना ये लड़की इंसान नहीं, चुड़ैल है। राजीव के होश उड़ गए। चुड़ैल? लेकिन आपको कैसे पता? और उस पोटली में क्या होता है? तांत्रिक बोला, उस पोटली में घर के जितने सदस्य हैं, उतनी ही काले रंग की छोटी छोटी गुड़ियां होंगी। हर गुड़िया पर उसका तंत्र होगा और हर एक पर उसका एक भूत बैठा होगा। उसने सब पर कब्जा कर रखा है, धीरे धीरे तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए। क्या? राजीव की आवाज में हैरानी और घबराहट दोनों थे। अगर ये सब सच है, तो फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? मैं तो इतने वक्त से उसके साथ हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तांत्रिक ने गंभीरता से जवाब दिया, यह प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब कोई व्यक्ति लगातार 15 दिन उस चुड़ैल के संपर्क में रहे। खासकर अगर वह रोजाना उसका बनाया हुआ खाना खाए। उस खाने में ही उसका तंत्र होता है। अगर एक भी दिन वो खाना मिस हो जाए, तंत्र टूट जाता है, फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। राजीव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे याद आया, वह अक्सर बाहर रहता था, ट्रक लेकर शहरों में माल पहुंचाने। वह पूजा के हाथ का खाना लगातार खा ही नहीं पाया था। 2-3 दिन बाद ही वो कहीं और चला जाता था। यही वजह रही होगी कि तंत्र उस पर काम नहीं कर सका। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने डरते हुए पूछा, बाबा, पूजा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह तो बड़ी जटिल बात है। चुड़ैल इंसानों से संतान पैदा करती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर वह बच्चा लड़का हुआ तो वह उसे जन्म लेते ही मारकर खा जाती है, और अगर वह लड़की हुई तो उसे जिंदा रखती है। वही बच्ची आगे जाकर चुड़ैल बनती है। चुड़ैलों की संख्या ऐसे ही बढ़ती है। राजीव की सांस अटक गई थी। और एक और बात सुन, तांत्रिक ने आगे कहा, चुड़ैल जब गर्भवती होती है तो उसे इंसानी खून की जरूरत होती है, खास तौर पर जवान लोगों का खून। वो ज्यादा गर्म होता है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को असाधारण पोषण देता है। इसलिए संभावना है कि उसने तेरे ही परिवार के किसी सदस्य का खून पिया हो। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ दिनों तक पोषण लेकर जब बच्चा जन्म के करीब आता है, तब वो वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। तुम्हारा उस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और खून चूसने की प्रक्रिया इतनी भयंकर होती है कि किसी की जान भी जा सकती है। तांत्रिक ने बेहद शांत लेकिन डराने वाले लहजे में कहा। राजीव को अचानक अपनी बहन की हालत याद आ गई। डॉक्टर ने कहा था उसके शरीर में खून की भारी कमी है। कहीं पूजा ही तो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मां, पापा,
उसने बड़बड़ाते हुए सोचा, अब तो पूजा उनके साथ अकेली है। तांत्रिक ने उसका चेहरा पढ़ लिया। क्या बात है, इतना घबराया क्यों दिख रहा है? उसने पूछा। राजीव ने झट से सारी बात बता दी। बहन की हालत, मां पापा घर में अकेले और पूजा का अचानक बदला बदला व्यवहार। तांत्रिक ने बिना एक पल गंवाए कहा, समय बहुत कम है, हमें अभी के अभी चलना होगा। अगर उस चुड़ैल को शक हो गया है कि तेरा भ्रम टूट चुका है तो वो अब तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगी। तांत्रिक ने तुरंत अपना झोला उठाया। उसमें से कुछ राख, नींबू, डोरी और कुछ ताबीज निकाले। फिर राजीव की बहन को जड़ी बूटी से भरे धागों में कसकर बांधा और तेजी से बाहर निकल पड़े। दोनों सीधे राजीव के घर की ओर चल दिए। उधर पूजा को यह आभास हो चुका था कि अब राजीव को सब समझ आ गया है। उसने बिना देर किए कमरे में रखा लाल थैला उठाया और सीधा रसोई में चली गई। वहां उसने थैले में से एक अजीब सी काली गुड़िया निकाली। बाल उलझे हुए, चेहरा जले जैसा और कपड़ों से सड़ी हुई गंध आ रही थी। पूजा ने आंखें बंद कीं और कुछ अस्पष्ट डरावने मंत्र बड़बड़ाने लगी। गुड़िया को सामने रखकर उसने धीरे से एक लंबी सुई उठाई और सीधा उसकी पेट की जगह पर चुभो दी। उसी वक्त राजीव की बहन अपने बिस्तर पर छटपटाते हुए दर्द से कराहने लगी। उसका शरीर जैसे ऐंठ गया हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उन्हें जैसे कुछ दिख नहीं रहा था। मां पापा और बाकी सब घबरा गए। क्या हुआ इसे? मां ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन पूजा चुपचाप अपनी गुड़िया पर मंत्र दोहराती रही। फिर पूजा ने अगली सुई निकाली और उसे गुड़िया के सीने में चुभोने के लिए उठाया। राजीव की बहन फिर से दर्द से चीख उठी। उसके शरीर में कुछ जैसे अचानक चुभ गया था। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, हमें जल्दी करनी होगी। वो चुड़ैल इस लड़की की गुड़िया को नुकसान पहुंचा रही है। अगर उसने उसे जला दिया या उसका सिर धड़ से अलग कर दिया तो लड़की नहीं बचेगी। यह सुनते ही राजीव का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने झटपट अपने दोस्त की तरफ देखा और घबराकर बोला, तू बाबा को लेकर सीधा मेरे घर आ, मैं अभी पूजा को रोकने जा रहा हूं। राजीव बिना कुछ और सुने दौड़ पड़ा, जैसे जान की बाजी लगी हो। उधर घर में पूजा भगोने के सामने बैठी थी। उसके सामने चावल उबल रहे थे और वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसी गुड़िया की तरफ घूर रही थी, जो गुड़िया राजीव की बहन की जान से जुड़ी थी। पूजा ने धीरे धीरे गुड़िया को भगोने के उबलते चावलों की ओर बढ़ाना शुरू किया। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज आई, क्यों री, अभी तक खाना नहीं बनाया? मांस मछली तो दबाकर खा जाती है, पर काम में तुझसे कुछ नहीं होता। राजीव की मां थी वो, हर वक्त ताने देने वाली। पूजा ने आंखें बंद कर लीं, मंत्र दोहराने की कोशिश की, मगर उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। ध्यान टूटते ही जैसे किसी अदृश्य डोर का कनेक्शन टूट गया हो, गुड़िया की पकड़ ढीली पड़ी और उसी क्षण राजीव की बहन अचानक सामान्य हो गई। तांत्रिक और बाकी लोग अब सब कुछ समझ चुके थे। वे सब तेजी से राजीव के घर की ओर भागे, लेकिन पूजा अब पूरी तरह क्रोधित हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। फिर भी राजीव की मां उसे कोसे ही जा रही थी। हाय राम, किस जन्म का पाप है जो ये लड़की हमारी बहू बन गई। पूजा का सब्र अब टूट चुका था। वह गुस्से से कांपती हुई सीधी राजीव की मां के पास गई और अचानक उन्हें जोर से धक्का दे मारा। राजीव की मां पीछे की दीवार से जा टकराईं और फिर भी चिल्लाईं, हाय राम, इस कलमुही ने मेरी कमर तोड़ दी। ओ राजीव के बापू, जल्दी आ। लेकिन पूजा नहीं रुकी। वह दोबारा उनके पास गई। इस बार उन्हें पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि वे उठ पातीं, पूजा उनके ऊपर चढ़ गई। अब पूजा का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा विकृत, आंखें रक्तिम, बाल बिखरे और त्वचा राख जैसी काली हो चुकी थी। लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। राजीव की मां की आंखें फटी की फटी रह गईं। आवाज उनके गले में ही अटक गई। पूजा ने उनका एक हाथ जोर से पकड़ा, फिर अपनी डरावनी मुस्कान के साथ उनकी एक उंगली को पकड़कर अपने दांतों से चीर डाला और खून पीने लगी। राजीव की मां की चीख निकलने को थी, मगर डर इतना था कि गूंगी हो गईं। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर फिर चिल्लाईं, राजीव के बापू, जल्दी आओ। राजीव के पिता अब तक यही समझ रहे थे कि शायद फिर कोई बहस हो रही है, लेकिन लगातार पुकार सुनकर वे आखिर कमरे में पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। पूजा भूतनी की तरह उनकी पत्नी के ऊपर चढ़ी खून पी रही थी।
उन्होंने हिम्मत बटोरी और तुरंत दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठा लिया। फिर कांपते हाथों से पूजा पर वार किया। एक वार गलती से राजीव की मां को भी लग गया, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। पूजा ने डंडा अपने हाथ में पकड़ लिया और पल भर में उसे छीन लिया। फिर अचानक बाघिन की तरह राजीव के पिता पर झपटी और उनकी उंगली चीर डाली। राजीव के पिता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी उम्र जवाब दे रही थी और पूजा अब कोई इंसान नहीं रही थी। वह पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी थी। उधर राजीव की मां किसी तरह दीवार का सहारा लेकर उठीं। उन्होंने गिरा हुआ डंडा उठाया और पूरी ताकत से पूजा पर बरसाने लगीं। इस पर पूजा गुर्राकर उठी और उनकी तरफ पलटी। फिर एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मारा। थप्पड़ की ताकत इतनी थी कि राजीव की मां दीवार से टकराकर बेहोश हो गईं। राजीव के पापा अब होश में आ चुके थे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन डर और दर्द के बावजूद वे किसी तरह खुद को खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी पूजा, जो अब इंसान नहीं बल्कि किसी डरावनी परछाई की तरह लग रही थी, एक झटके में उनके पीछे आ चिपकी। उसके चेहरे पर इंसानियत का नामोनिशान नहीं था। उसने अपने नुकीले गंदले दांत राजीव के पापा के कंधे में गड़ा दिए। आओ! एक कराहती हुई चीख उनके गले से निकली, लेकिन वह आधी में ही घुट गई। पूजा ने उनके कंधे से खून चूसना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। फिर जैसे कोई भूखा जानवर मांस नोचता है, उसने उनका एक टुकड़ा दांतों से खींचकर अलग कर दिया और वहीं टुकड़ा चबाने लगी। उसी वक्त राजीव घर में दाखिल हुआ। यह मंजर देखकर उसके हाथ से थैली गिर गई। कुछ पल के लिए वह जैसे जम गया, फिर अचानक पास पड़ी लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से पूजा के सिर पर दे मारी। धड़ाक! पूजा एक तीखी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। राजीव के पापा भी वहीं पास में गिरकर तड़पने लगे। उनके कंधे से खून बह रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था। यह देखकर राजीव के आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, पूजा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम्हें जो भी चाहिए था सब दिया मैंने, फिर भी तुमने मेरे पिता को नोच खाया। जमीन पर पड़ी पूजा ने धीमे धीमे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में अब कोई पश्चाताप नहीं था, बस अंधेरा और घृणा थी। हम तुम इंसानों से प्यार नहीं करते, उसने एक खौफनाक खरखराती आवाज में कहा। तुम सिर्फ हमारे लिए प्रजनन और पोषण का जरिया हो। मेरा काम अब तुमसे पूरा हो चुका है। इससे पहले कि वो तांत्रिक मुझे खत्म कर दे, मैं जा रही हूं। यह कहकर वह खून में सनी जमीन से उठी और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन राजीव भी अब थमने वाला नहीं था। उसने पीछे से झपटकर उसे पकड़ लिया। तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। पूजा ने गुस्से में आकर एक झटके में खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और फिर पूरी ताकत से उसकी छाती पर लात मार दी। राजीव जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पूजा उसके ऊपर चढ़ गई और अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में घुसा दिए। आह! राजीव की चीख गूंज उठी। चीख इतनी जोरदार थी कि पड़ोसी दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर घुस आए। दर्जनों लोगों ने एक डरावनी औरत को राजीव के ऊपर बैठे देखा, जो किसी भूत या राक्षसी जैसी लग रही थी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। राजीव ने उनकी ओर देखा और एक थकी मगर चालाक मुस्कान के साथ कहा, अब क्या करेगी पूजा? तुम चुड़ैल हो सही, लेकिन इंसानों की एकता से नहीं जीत सकती। इसी बीच दरवाजे से वह तांत्रिक भी अपने कुछ साथियों के साथ अंदर आया। आते ही उसने मंत्रों का तेज उच्चारण शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी। पूजा ने भी अपनी काली जुबान से पलटकर मंत्र बड़बड़ाना शुरू किया। उसकी आंखें और भी डरावनी हो उठीं। उसी वक्त रस्सियों में बंधी राजीव की बहन में जैसे अचानक कोई शक्ति आ गई। पता नहीं वो ताकत कहां से आई, लेकिन उसने बंधन तोड़ दिए और सीधे तांत्रिक पर झपट्टी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि तांत्रिक का ध्यान मंत्रों से भटक गया। अगले ही पल वह लड़की अब शायद पूरी तरह पूजा के वश में थी। तांत्रिक की गर्दन में अपने दांत गड़ा चुकी थी, लेकिन पड़ोसी अब पीछे हटने वाले नहीं थे। 2-3 लोग झपटकर राजीव की बहन को पकड़ने लगे और किसी तरह उसे जमीन पर दबोच लिया। तांत्रिक ने तेजी से फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसने अपनी थैली में से सफेद राख जैसा कुछ निकाला और पूजा की तरफ बढ़ा, लेकिन पूजा ने मौके का फायदा उठाया। उसने पास पड़े राजीव को खींचकर खुद के सामने कर लिया, जैसे वह उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हो। फिर उसने देखा, उसके पीछे एक खुली खिड़की है। बिना देर किए उसने राजीव को अपनी गिरफ्त में लिए हुए छलांग लगाई
और खिड़की से बाहर निकल गई। बिल्कुल एक बाघिन की तरह उसने सामने मौजूद पेड़ की ओर छलांग मारी और उस पर चढ़ गई। उसकी रफ्तार डरावनी थी। पेड़ पर चढ़ते ही उसने राजीव को ऐसे नीचे फेंका जैसे कोई थका हुआ खिलौना। राजीव कमर के बल जमीन पर गिरा। उसके मुंह से दर्द की कराह निकल गई। तुरंत ही बाकी लोग दौड़कर उसकी ओर पहुंचे। किसी ने उसके सिर के नीचे हाथ रखा, किसी ने कमर देखने की कोशिश की। कमर में चोट आई है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, किसी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन ऊपर पेड़ की शाखाओं पर अब न पूजा थी न उसकी कोई परछाई। बस हवा में एक सिहरन बाकी रह गई। इसलिए राजीव और उसके परिवार को उस रात तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर थी, लेकिन किस्मत से समय पर इलाज मिल गया। तांत्रिक ने पूजा का पीछा करने की भरपूर कोशिश की। मंत्र पढ़ता हुआ दौड़ता हुआ उस दिशा में गया जहां पूजा ने आखिरी बार अपनी परछाई छोड़ी थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। वो जैसे हवा में घुल गई थी, बिना कोई निशान छोड़े। आज उस खौफनाक रात को 4 साल बीत चुके हैं। राजीव का परिवार अब धीरे धीरे उस सदमे से उबर चुका है, पर राजीव के जहन में वो रात आज भी जिंदा है, साफ धुंधले नहीं हुए किसी भी दृश्य की तरह। अब भी जब वह उस पुराने हाईवे से गुजरता है, उसके हाथ अनजाने में जेब की ओर बढ़ जाते हैं, जहां वो अब हमेशा एक धारदार तलवार रखता है। उसका कहना है, अगर कभी फिर पूजा उस सड़क पर मिली तो इस बार मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज में अब डर नहीं, एक गहरा गुस्सा होता है और एक अधूरी लड़ाई का इरादा। तो दोस्तों, यही थी ट्रक ड्राइवर राजीव की खौफनाक कहानी। शायद आप में से कुछ ने ही इसे यहां तक सुना होगा, लेकिन अगर आप अब भी पढ़ रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कहानी को पूरी तरह जिया है। अब वादा निभाते हुए मैं अपने उन खास लोगों का नाम लेना चाहता हूं जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। संजीव राव, रॉयल गोस्वामी, आरव राजपूत, दिव्य अमेदी, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, ईशानवी, सोनू, सरिता, मालधन उत्तराखंड से, लकी, जितेंद्र विश्वकर्मा, लालगी सिंह, सुधीर मैती जमशेदपुर से, राहुल आरके खालिसपुर से, जीतू ठाकुर प्रभु मच्छ राजस्थान से, रविंद्र आगरा यूपी से, विक्रम ढिलोर, अफसार अंसारी और ईश्वरलाल चौहान उज्जैन से। आप सब हमारे परिवार की तरह हैं। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। शायद आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, शायद दिल थोड़ी देर के लिए थम गया हो। अगर ऐसा हुआ है तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे डरावने पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई अंधेरे में गुम कहानी सामने आए तो सबसे पहले आप उसका हिस्सा बने। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। शायद किसी ने भी उस हाईवे से कभी रात में अकेले सफर किया हो। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और आपकी कहानियों का साथी।